नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे महिला और बाल अपराध के कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो इनको हल करके देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आज का, ये क्या है। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है। और नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, जमानती, गैर जमानती, दोनों या दोनों नहीं। इस प्रकार 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको अगर इसका राइट आंसर आता है तो आप कमेंट्स करिए। और आपने अगर पहले आईपीसी जो कानून पढ़ा है, आईपीसी को साथियों अगर आईपीसी का पूरा नाम देखें हम, तो इसका नाम होता है इंडियन पिनल कोड। और इसी को ही हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय दंड संहिता इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आईपीसी की धारा 376 के तहत जो अपराध दर्ज होते हैं वो जमानतीय होते हैं या गैर जमानतीय होते हैं। तो साथियों मैं बता देता हूँ इसका आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी, यानी कि गैर जमानतीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? ये एक आंकड़ा है साथियों, यह आपको पता होना चाहिए। 34,000 से अधिक, 66,000 से अधिक, 88,000 से अधिक और 90,000 से अधिक। तो इस प्रकार 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो जो राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, आप 2015 के आंकड़े क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये वाली रिपोर्ट आई है, इसके बारे में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों तीसरे नंबर का, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? मतलब नाबालिग किसको समझा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या 14 वर्ष से कम। इस प्रकार 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो आप इसका राइट आंसर बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 18 वर्ष से कम। साथियों जो पॉक्सो एक्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का है। ये 2012 का कानून बना हुआ है। ठीक है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसका पूरा नाम होता है पॉक्सो का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको ये सन बताना है कि ये जो कानून है ये कब पारित हुआ था। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, 2010, 2013, 2012 और 2013। ये इस प्रकार ये 4 विकल्प जो दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी राइट आंसर इसका चला जाएगा। क्योंकि आपने कभी इस कानून का नाम सुना होगा, तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 लिखा हुआ रहता है, आपने देखा होगा वहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम के यौन हमला की धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा? मतलब कितने साल की उसको सजा होती है। ये साथियों जब ये कानून बना था 2012 में, उस समय के अनुसार बतानी है आपको। अभी जो अपडेट है वो वाला नहीं है, जब कानून बना था उसके हिसाब से ये दे रखी है। तो 4, 6, 1 या 10 वर्ष, कौन सा राइट आंसर जाएगा इसका साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा डी। क्या जाएगा? डी इसका राइट आंसर जाएगा। 10 वर्ष का कारावास होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करवाने के लिए बच्चों को बेचता है तो वो कौन सी धारा का अपराध करता है? तो साथियों ये जो धाराएं दे रखी है ये आईपीसी कानून की दे रखी है, भारतीय दंड संहिता जो होती है उसकी धाराएं हैं। तो 398, 361, 376 या 372, 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा। क्या जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। तो आप पढ़ लीजिए, आपने कहीं भी अगर ये महिला और बाल अपराध से संबंधित टॉपिक पढ़े हैं तो आप इनको हल करके देखिए और अपना मूल्यांकन आप स्वयं भी कर सकते हैं। इससे आपको अपना मूल्यांकन करने का अवसर जो मिल रहा है इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम आपने सुना ही होगा, तो इसको आप दहेज निषेध अधिकारी भी बोल सकते हैं, यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, धारा 4, धारा 6, धारा 8A और धारा 8B। इस प्रकार 4 विकल्प दे रखे हैं साथियों। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है 2019 में कांस्टेबल भर्ती जो हुई थी, और उसमें ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? डी जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी महिला को जबरदस्ती निवस्त्र की जगह कई बार आपको विवस्त्र शब्द भी मिलेगा, विवस्त्र करने के मामले में आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो जो छेड़छाड़ वाली है उन्हें को तो निवस्त्र करना मतलब छेड़छाड़ में आ जाता है, लेकिन उसमें 354 है या 354A या 354B या 354C। तो इस प्रकार आपके सामने इसने 4 विकल्प दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? इसमें 354B यानी कि डी आंसर राइट जाएगा। इसका जो डी है वो बिल्कुल सही है। चलो अगला फैक्ट देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका 9वें नंबर का। किसी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? साथियों, जब भी कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो बलात्कार की जो डेफिनेशन है वो तो 375 में दी हुई रहती है। आईपीसी की जो धारा 375 है उसमें बलात्कार की डेफिनेशन है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? तो वहां पर कौन सी धारा के तहत चलाया जाएगा? 376। किसके तहत? 376 के तहत चलाया जाएगा, क्योंकि 375 में तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बलात्कार क्या होता है उसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो, और जो कोई व्यक्ति बलात्कार करेगा उसके लिए दंड का जो प्रावधान कर रखा है वो 376 में कर रखा है। और ये जो धारा होती है साथियों ये आईपीसी की होती है। किसकी होती है? आईपीसी जो संहिता है उसके तहत होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा कर लेना इसको, ये एक मिनट, धारा क्या ये धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। धारा 376B आईपीसी, कौन सा कानून है ये भी? आईपीसी 376A आईपीसी, 376D आईपीसी और 376A सब क्लोज B आईपीसी। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? सी, मतलब ये वाला 376 सब क्लोज जो डी होता है उसमें दे रखा है अगर कोई व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करता है तो उसको जो दंड दिया जाता है वो इस धारा के तहत दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धारा 376D सब क्लोज बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। बी ऑप्शन है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न करने के लिए दंड का प्रावधान। सी ऑप्शन है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का बाल विवाह करने के लिए दंड का प्रावधान। और डी ऑप्शन है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन तस्करी से बचाव के लिए दंड का प्रावधान। तो 11वां नंबर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आप इसको हल कर देते हैं तो आपके महिला और बाल अपराध में जो भी, जैसे कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल में 10 नंबर का रोल है महिला और बाल अपराध का, तो 1% तो यहाँ से मानना। जो धारा 376 है अब उसकी A, B, C, D या इनके सब क्लोज धाराएं जो भी हैं वहाँ से 1% बनने की पूरी संभावना है। एक 354 जो आईपीसी है वहाँ से बनने की पूरी संभावना है। तो इंडियन पेनल कोड को अगर आप पढ़ते हैं, वैसे इंडियन पेनल कोड में टोटल 511 धारा है और 23 चैप्टर है, लेकिन आपको जो धारा मेन है वो 376 और 354 पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा 100%। आप लिखित में ले लीजिए 100% पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे 11वें नंबर का जो प्रश्न है, इसका क्या आंसर जाएगा साथियों? तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। PCPNDT किससे संबंधित है? जन्म से पहले लिंग निर्धारण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार या बाल शोषण।
तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा जन्म से पहले लिंग निर्धारण। साथियों आपने देखा होगा, कभी कभी आप सोनोग्राफी कराने के लिए गए होंगे लैब पर, तो वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा अगर कोई भी लिंग परीक्षण कराता है तो उसके विरुद्ध पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, या फला फला नंबर पर आप सूचना दीजिए, आपके द्वारा दी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती है जब हम पीसीपीएनडीटी एक्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में जान लेंगे विस्तृत रूप से। बाकी अभी तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया जाता है। और 4 विकल्प दे रखे हैं साथियों आपके सामने, आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक विवाद समिति, आंतरिक समझौता समिति और आंतरिक न्याय समिति। तो साथियों मैं बता देता हूं, जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है ये 2013 का बना हुआ है, अभी इससे पहले भी आ चुका है प्रश्न। तो इसके तहत 2 कमेटियां बनाई जाती है। जहां 10 या 10 से अधिक काम करते हैं वहां पर तो जो नियोजक का कर्तव्य होता है कि वो आंतरिक परिवाद समिति का गठन करे। परिवाद का मतलब होता है शिकायत। दूसरी होती है जो जिलाधिकारी होता है वो पूरे जिले में एक स्थानीय शिकायत समिति यानी कि स्थानीय परिवाद समिति का वो गठन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, जहाँ 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं वहाँ पर कौन सी कमेटी बनाई जाएगी। तो वहाँ पर जो कमेटी बनाई जाएगी साथियों वो बनाई जाएगी ए, आंतरिक शिकायत समिति। अब आपको इस शिकायत जो शब्द है इसके स्थान पर आपको मिल सकता है परिवाद। क्या मिल सकता है? परिवाद शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद के द्वारा किस वर्ष पारित हुआ। तो साथियों मैं बता देता हूं, 4 ऑप्शन दे रखा, 2001, 2003, 2005 और 2007। तो 2005 में, कब? 2005 में। ये 14 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। और 3 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, 1985, 1986, 1987, 1988। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? सी। क्या जाएगा? सी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको किसी भी पर्सन का पहले ही आंसर आ जाता है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, तो हमें पता लगे कितने बच्चों को आ रहा है और कितने को नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, मेरे पास जो भी तरीका है आप तक प्रश्नोत्तरी पहुंचाने का उसको मैं यूज़ ले रहा हूं। मेरे पास ज़्यादा टेक्निकल मैटर नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास है उसके अनुसार मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है डिजिटल बोर्ड का ज़माना चल रहा है, लेकिन अपने पास डिजिटल बोर्ड और प्रॉपर तरीके के जो कैमरे वगैरह जो होते हैं और प्रॉपर जो ऑपरेटर होता है वो मेरे पास नहीं है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो सारा काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, जैसे भी मेरे पास सुविधाएं उपलब्ध होती है उनके अनुसार मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 16वें नंबर का प्रश्न देखें आप। महिलाओं द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी के द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए साथियों, महिला के द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी के द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी, महिला विशेष कर्मचारी, महिला पुलिस अधिकारी, बाल विकास अधिकारी। तो प्रथम जो वरीयता दी जाती साथियों वो किसको दी जाएगी? महिला पुलिस अधिकारी को। यानी कि प्रथम दृष्टया ये होता है कि कोई भी जो महिला अपराधी होती है उसको महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करती है। ठीक है, अब माना कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि महिला पुलिसकर्मी है ही नहीं है, तो फिर उस समय दूसरे नियम लागू हो जाते हैं। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी जिसको पॉक्सो एक्ट 2012 की किस वर्ष लागू, सॉरी मैंने आपको आंसर बता दिया। ये पॉक्सो एक्ट है 2012 का बना हुआ। 4 विकल्प है, 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा ए। मैंने आपको पहले आंसर बता दिया इसका, क्योंकि ये एक बार ऐसे बोलने में आ जाता है ना, जैसे इस कानून का नाम है पॉक्सो एक्ट 2012, तो इसका मैं कंटिन्यू बोल देता हूँ, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 का बना हुआ है
कि किस धारा के अंतर्गत उसके जुर्माना देना होगा। तो साथियों 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, धारा 67, धारा 01 और धारा 4, धारा 34। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों आपका क्या जाएगा, 4, मतलब धारा 4 के तहत उसको जुर्माना देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304B किससे संबंधित है। 304B साथियों मैं बता देता हूँ, 4 विकल्प दे रखे हैं, सामूहिक बलात्कार, दहेज के कारण मौत, बाल शोषण और बच्चों का अवैध व्यापार। साथियों जो दहेज का कारण मौत है, क्या है, दहेज के कारण मौत जाएगा, इसका आंसर भी जाएगा। जो कोई व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से परेशान करता है दहेज मांगने की नीयत से, और उस महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो इनके जो ससुराल वाले हैं इन्होंने दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया था और इसलिए उसने अपनी आत्महत्या की है, या असामयिक परिस्थितियों में उसकी डेथ हो चुकी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। धारा 376D सब क्लोज ए किससे संबंधित है। देखो साथियों धारा 376 बलात्कार से संबंधित है और डी है वो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। अब डी के भीतर भी ए दे दिया इसने, देखो कितना भयंकर डी पर्सन दिया है, तो आप ऐसे पर्सन भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि जो महिला और बाल अपराध वाला पार्ट है वो सब इंस्पेक्टर में भी ऐड हो चुका है और कांस्टेबल में भी ऐड हो चुका है, तो कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में अगर कोई RS मेंस दे रहा है तो उसके लिए भी कुछ टॉपिक है, जैसे पॉक्सो एक्ट है और अदर जैसे वर्क पैलेस वाला जो कानून बन रखा है वो कानून है, तो वो तो क्या उसको मेंस में लिखना होता है। लेकिन यहाँ तो हमें PT में तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप के पर्सन आते हैं तो आराम से अगर हमने कोई कानून पढ़ा तो उसको ईजिली कर देते हैं। ठीक है, तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार और 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। देखो मैंने बताया आपको सिर्फ बलात्कार की बात आती है तब तो है 376, बलात्कार की जो डेफिनेशन है वो 375 में है और बलात्कार जो कोई करेगा उसके लिए दंड 376, और सामूहिक बलात्कार की बात आ जाती है वो 376D में आता है। किस में आता है, डी में। लेकिन इसमें DA दे रखा है और DB भी होता है। डी जैसे DA दे रखा है ना, इसकी A की जगह पर B भी हो सकता है। तो A में क्या है ये आपको ये बताना। तो जो धारा इसमें जाएगा धारा 376DA में क्या रखा साथियों, जो कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार करेगा उसके लिए जो दंड का प्रावधान कर रखा है वो इसमें कर रखा 376DA में। ये लो नेक्स्ट पर्सन और आ गया, जो बोल रहा था वो कब आ गया, DB आ गया। उसमें तो 16 साल है और इसमें देखते हैं क्या है। 376DB किससे संबंधित है, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, फिर वही 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। तो साथियों इसका आंसर भी जाएगा ए। क्या जाएगा, ए, क्योंकि 376DB में तो है 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है तो उसके लिए दंड, और 376DA इसमें है 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है तो ये बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है साथियों डैश डैश छोड़ रखा है, साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाती है, यानी कि फांसी की जो सजा दी जाती है वो कौन सी मतलब कितनी कम उम्र की जो लड़की होती है उसके साथ अगर कोई बलात्कार कर देता है तो आप मौत की सजा दी जाएगी। तो धारा जो दे रखी है आपके सामने धारा 23, सॉरी ये एज दे रखी है, क्या दे रखी है, एज दे रखी 23, 12, 18 और 30। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका है उसके साथ अगर सेक्स करता है, बलात्कार कर देता है उसका, तो उसको फांसी तक की सज़ा देने का प्रावधान कर रखा है जो हमारे कानून बने हुए उनके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत
समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट की अधिकार देता है, किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं, मतलब कौन से कोर्ट के समान उनको अधिकार दिए गए हैं। जो कमेटियाँ होती है ना, शिकायत समितियाँ, जैसे आंतरिक परिवार समिति होती है और स्थानीय परिवार समिति होती है, तो उनको कौन से कोर्ट का पावर है। तो मैंने आपको समझाया होगा शायद, जब कानून पढ़ाया होगा तो उस समय बताया था, उनको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, अर्थात मैं कह सकता हूँ सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती है। बाकी महिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो शक्तियाँ प्राप्त है एक सिविल कोर्ट के समान इनको शक्तियाँ प्राप्त होती है। सिविल कोर्ट का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर किसी जांच के लिए अगर उनको कोई दस्तावेज की आवश्यकता है तो दस्तावेज मंगा सकते हैं, या फिर अगर किसी को सम्मन वगैरह जारी करना है तो सम्मन वगैरह जारी करके आराम से उनको मंगाया जा सकता है, उनको तलब किया जा सकता है। ठीक है साथियों, आज के लिए 23% ही हमने इसका रखा है। और आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर है जो वो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको इसको शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। उससे क्या, थोड़ा अगर ये सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाते हैं तो एक थोड़ा मोटिवेशन होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो बच्चों के हित में कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू मित्रों।